नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज कक्षा 12 का प्रथम अध्याय संयुक्त फलन के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अवयवों के आधार पर फलनों के प्रकार पढ़ाए थे और अवयवों के आधार पर फलनों के प्रकार में हमने एकेकी फलन, बहुएकेकी फलन, आच्छादक फलन पढ़ा दिया था और अंतरछेदी फलन पढ़ा रहे थे। आज अंतरछेदी फलन पढ़ाएंगे और फिर संयुक्त फलन के बारे में समझाएंगे कि संयुक्त फलन होता क्या है। अब देखिए अंतरछेदी फलन क्या है, ये रह गया था पिछली वीडियो में, ये पूरा नहीं हो पाया था। तो अंतरछेदी फलन इनटू मैपिंग, देखिए अंतरछेदी फलन क्या होता है, पहले डायग्राम से समझ लो, परिभाषित बाद में कर देंगे। हम कहें कि ये समुच्चय ए है और ये कहें कि ये समुच्चय V है। अब A से B में कोई फलन परिभाषित है, समुच्चय A से समुच्चय B में कोई फलन परिभाषित है, तो समुच्चय A में कोई ना कोई अवयव होंगे। समुच्चय A में मैं अवयव मान लेता हूं A1, A2, A3, A4, इसमें मान लेता हूं B1, B2, B3, B4 और B5, और भी मान सकता हूं B6, ये भी मान सकता हूं, कुछ भी अवयव हो सकते हैं। भाई सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय होगा अभी। तो देखिए, तो मैं कहूं A1 का संबंध B1 से है, B1 A1 का प्रतिबिंब है, ऐसे ही B2 A2 का, B3 A3 का, B4 A4 का। अब देखो कि समुच्चय B में B5 और B6, या अकेला B5 रह सकता है या B6, दोनों को लिख सकते हो। तो दो अवयव इसमें ऐसे हैं जो समुच्चय A के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। B5, B6 समुच्चय A के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ऐसी स्थिति में ये फलन अंतरछेदी फलन कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय B में कहें कि सह प्रांत B में एक या B5 अकेला हो सकता है, आप B6 दोनों भी अकेला एक हो सकता है या फिर दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। तो B में, समुच्चय B में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो समुच्चय A के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो, ऐसी स्थिति में ये अंतरछेदी फलन कहलाएगा। कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव छुपा हुआ हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, इस स्थिति में अंतरछेदी फलन कहलाएगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तो हुआ पूरा समुच्चय A प्रांत, ये समुच्चय B हुआ सह प्रांत। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम आपसे ये कहें कि पूरा फलन का पूरा समुच्चय A प्रांत हुआ, फलन का समुच्चय B पूरा सह प्रांत हुआ, तो परिसर क्या होगा? परिसर ये हम पहले ही समझा चुके हैं। परिसर होता है कि समुच्चय B के वे अवयव, समुच्चय B के केवल वे अवयव जो समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हों। समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हों, तो वे अवयव सभी किस में आएंगे? परिसर में आएंगे। अब इसमें अवयव जो प्रतिबिंब किसके हैं? B1 है, B2 है, B3 है, B4, ये चारों ही अवयव समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो ये चारों ही अवयव सिर्फ किस में आएंगे? परिसर में आएंगे। चारों ही अवयव परिसर में आएंगे। तो हम परिसर लिख सकते हैं, परिसर, इसको FA से व्यक्त करें और इसमें परिसर में आएगा, तुम्हारे में क्या आएगा? B1, B2, B3 और B4, और समुच्चय B कहें पूरा, इसमें आ रहा है B1, B2, B3, B4, B5 और V6 भी ले सकते हो जब है ही तो इसमें। तो अब FA इसका परिसर हो गया, समुच्चय B सह प्रांत है या समुच्चय B है पूरा। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? वही परिसर में क्या सभी अवयव हो सकते हैं समुच्चय B के? अगर ऐसी स्थिति होगी तो समुच्चय B में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक अवयव होगा जो समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। यदि ये सभी अवयव इसमें हुए तो कहने का मतलब ये अवयव होंगे, ये जो अवयव हैं वो समुच्चय B के ही अवयव होंगे, परंतु सभी अवयव नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अवयव इसमें से छूटे हुए होंगे। तो कह सकते हैं एफ ए परिसर हुआ, तो एफ ए
एफ ए रेंज होती है वो क्या होगा, जो सह प्रांत का या समुच्चय बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ये कह सकते हैं कि जो इसका परिसर है वो प्रांत सह प्रांत बी का या समुच्चय बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं यहां बराबर लगा सकता हूं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह इसका उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय में ये जो अवयव हैं वो ये अवयव और ये अवयव दोनों समान नहीं हो सकते, और समान हो गए तो उपसमुच्चय तो है, लेकिन समान हो गए तो कोई भी अवयव छुपेगा नहीं, कोई भी अवयव छुपेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, एफ ए सबसेट ऑफ बी, समुच्चय बी। यह स्थिति किसकी है, यह स्थिति अंतरछेदी फलन की है। अब देखिए इसको परिभाषित करें तो परिभाषित किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे कोई फलन एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय बी में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव विद्यमान होने चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो। इस स्थिति में जो ये फलन होगा वो अंतरछेदी फलन कहलाएगा और इसका जो परिसर है समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय होगा। ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए परिभाषित करें, हम इसको लिखें तो लिखने में क्या कह सकते हैं, इसको परिभाषित करते हैं तो क्या कहें, यदि कोई फलन, यदि फलन f such that a to b इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो, परिभाषित हो कि समुच्चय सहप्रांत बोल सकता हूं, समुच्चय भी पूरा सहप्रांत होगा ना, तो समुच्चय बी में सहप्रांत बोल तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा भाषा अच्छी हो जाएगी। सहप्रांत, अरे समझ में आ रहा है, पूरा समुच्चय बी सहप्रांत होता है। समुच्चय बी सॉरी सहप्रांत बी में, सहप्रांत में, सहप्रांत समझ सकते हो, समुच्चय बी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सहप्रांत में एक या एक से अधिक, एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो प्रांत, प्रांत को समझिए हो गया पूरा, जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो, प्रतिबिंब नहीं हो। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, अंतरछेदी फलन कहलाएगा। इस स्थिति में अंतरछेदी फलन कहलाएगा। यदि फलन f such that a to b इस प्रकार परिभाषित हो कि सहप्रांत में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो। डायग्राम से समझ में आ गया, परिभाषा कोई भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। हो तो ऐसा फलन अंतरछेदी फलन कहलाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, समझा दिया, ये समझ सकते हो, मतलब जो रेंज होगी वो समुच्चय बी या सह प्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। उम्मीद है अंतरछेदी फलन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इतना तो कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा इन फलनों के बारे में। अब कक्षा 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका नाम है प्रश्नावली का संयुक्त फलन। अब वास्तव में समझो संयुक्त फलन होता क्या है। संयुक्त फलन समझाने के बाद में हम सीधा इसमें एक्सरसाइज की ओर लेके चलेंगे, एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे एक पॉइंट देखें। देखिए तो मैं इसको बैठा देता हूं, तो अब संयुक्त फलन के बारे में समझते हैं। इसको पहले डायग्राम से समझे ढंग से, उसके बाद में परिभाषित करेंगे। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन।
संयुक्त फलन। देखिए क्या होता है संयुक्त फलन, मैं ये कहूं संयुक्त फलन तो दो फलनों को जोड़ना, किस तरीके से संयुक्त करेंगे फलनों को और कब जोड़ेंगे वो फलन, क्या हर स्थिति में दो फलन हो तो क्या हर स्थिति में उनका संयुक्त फलन निकालना संभव है। देखिए मैं कहूं यदि फलन f है a to b और एक फलन है g c to d, तो मैं इनका संयुक्त फलन GUF निकालना चाहता हूं। तो पहले तो GUF किससे किस में परिभाषित होगा, GUF A से D में परिभाषित होगा। ये कब परिभाषित होगा, क्या जरूरी है परिभाषित होने के लिए, ये जब परिभाषित होगा। देखिए इसकी शर्त, ये इसका प्रतिबंध है, इसका क्या प्रतिबंध है, ये है कि समुच्चय A इसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे, समुच्चय B इसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे, समुच्चय C और D इनमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे। ये जब होगा जब ये समुच्चय B कहें तो फलन f का सह प्रांत और फलन g का प्रांत, ये सह प्रांत इस प्रांत का क्या होना चाहिए, इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। कहने का मतलब जो b है वो c के बराबर भी हो, b में जितने अवयव हैं वो सभी अवयव किस में होना चाहिए, c में होना चाहिए, और c में अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। तो b सबसेट ऑफ c, यह स्थिति होनी चाहिए। यह स्थिति संयुक्त फलन के लिए यह स्थिति बहुत आवश्यक है। अगर यह स्थिति है तो हम संयुक्त फलन आसान तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, आसान तरीके से उनका संयुक्त फलन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, इसका मतलब a में कुछ ना कुछ अवयव है, b में कुछ ना कुछ अवयव है, c में है और d में। b में जो भी अवयव है वे सभी अवयव क्या होना चाहिए, c में होना चाहिए। सीधी सी बात होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम संयुक्त फलन को परिभाषित कर सकते हैं। डायग्राम से समझाएं तो कहें भाई इनके लिए तीन समुच्चय लिए, मैं यहाँ a लेता हूं, यहाँ b लेता हूं, यहाँ c लेता हूं। यह फलन a से b में परिभाषित है, f ये g ये x, तो f फलन परिभाषित, इसका प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, fx होगा, fx होगा ना, और इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें परिभाषित होगा तो g fx होगा। अब a इसमें होगा ना संयुक्त फलन, तो GOF निकालेंगे तो क्या कहें a से c में, क्या कहें a से c में, ये GOF परिभाषित होगा। ये कब होगा, जब जो b है वो तो स्वयं बीच में आ गया। देखिए तभी तो परिभाषित होगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो आपने चार अवयव ले लिए, चार अवयव मतलब 1 2 3 4, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तो ये इसमें कब परिभाषित होगा, जब ये आपस में ये फलन इसका क्या हो, उपसमुच्चय हो। क्या हो, उपसमुच्चय, या ये दोनों बराबर हो या इसका ये उपसमुच्चय। सरलता से परिभाषित करने के लिए, सरलता से परिभाषित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि f a से b में परिभाषित है और g c से d में। अब c में कुछ ना कुछ अवयव, इसलिए ये बहुत आवश्यक है लिखना। अगर ये नहीं लिखा तो अपन क्या कर दो, सीधी सी बात है, यही b लिख दो ना, या b लिख दोगे तो बराबर है, बराबर के लिए उपसमुच्चय होगा, ये जरूरी है, ये इसका बराबर है। तो सरलता से स्पष्ट करने के लिए ये आवश्यक है। अब देखिए इसको परिभाषित इस तरीके से करते हैं संयुक्त फलन। समझ में आया ना, समझ में क्या आएगा कि f सच दैट a से b में परिभाषित है और g b से d में परिभाषित है। अगर यहाँ c होता, c कर लो, क्रम बन जाएगा a b b c, d बना रहने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए a से b में परिभाषित है और b से c में परिभाषित है, तो ये जो इसका f का जो सह प्रांत है वो g का सह प्रांत का, g के प्रांत का क्या हो, उपसमुच्चय हो। मतलब g के प्रांत में सभी क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। जो इसमें अवयव हैं वो सभी किसमें होने चाहिए, g के प्रांत होने चाहिए। देखिए संयुक्त फलन परिभाषित करते हैं, उसमें और समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे और समझ में आएगा, स्पष्ट हो जाएगा संयुक्त फलन। उसके बाद में गुणधर्म पढ़ लेना, नहीं तो आप कहें कमेंट कर देना, गुणधर्मों को भी सत्यापित कर देंगे, प्रमेयों को, और उसके बाद में एक कॉन्टेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए तो हम कहें कि यदि f सच दैट a to b में परिभाषित है तथा g सच दैट, मतलब क्या लिखूं, c लिखूं या फिर v लिखूं,
बी लिखूं तो अच्छा रहेगा, अगर सी लिखूंगा तो प्रतिनिधि लगाना पड़ेगा।